नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपको पता ही होगा कि हमारा चल रहा था 16 फरवरी टारगेट में। 16 फरवरी टारगेट में हम डेली एफएलटी लगा रहे हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं साथियों। उसमें और क्या देख रहे हैं, सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश देश के अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशतता का योगदान है, मतलब कितने प्रतिशत का योगदान है। पहला 5.6%, 4.6%, 6.4% और साथियों 5.4%। कितने प्रतिशत के योगदान है मध्य प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में। बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा 4.6%। जी हाँ, 4.6% योगदान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। पहला 22 अगस्त 2023, दूसरा 22 जुलाई 2023, तीसरा 21 सितंबर 2023 और चौथा है 22 अक्टूबर 2023। कब हुआ था सीखो कमाई योजना का प्रारंभ साथियों, तो जल्दी से बताइए। तो इसका शुरुआत हुआ था 22 अगस्त 2023 से हुआ था साथियों। कहाँ से हुआ था, भोपाल से हुआ था। लक्ष्य क्या था, एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना। क्या था, 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं। शहरी विकास लक्ष्य भारत सूचकांक प्रथम बार किस वर्ष जारी हुआ था साथियों। 2016, 2017, 2018, 2019। तो कब हुआ था साथियों, तो ये हुआ था 2018 में। कब हुआ था, 2018 में। वर्तमान कब हुआ साथियों, 2024 में। मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 18। कितने पॉइंट है साथियों, 67। ठीक है। और क्या है अभी इस बार फ्रंट रनर, ठीक है। और पहला क्या है, गरीबी। और 17वां क्या है साथियों, 17वां क्या है, भागीदारी। और शिक्षा पूछेगा कि शिक्षा किस पे है, तो शिक्षा आपका 4th। ये सब SDG के बता दिए, क्लियर है। आगे चलते हैं। जो अभी वर्तमान में है कौन सा है साथियों, तो ये 4th है। कौन सा है, 4th। क्लियर है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास SDG 11 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में। SDG 11 में अचीवर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, एस्पिरेंट। क्या है साथियों SDG में 11 में, क्या है भारत के, जल्दी से बताइए। तो साथियों SDG 11 में क्या है, फ्रंट रनर। क्या है, SDG 11 में क्या है साथियों, फ्रंट रनर है। आगे चलते हैं। कृषि उपकरण क्लस्टर कहाँ स्थित है। टीकमगढ़, विदिशा, बेतमा खुर्द, रंगसावा। कहाँ स्थित है कृषि उपकरण क्लस्टर, साथियों कहाँ स्थित है, विदिशा में। कहाँ स्थित है, विदिशा में है। टीकमगढ़ में क्या है साथियों, तो पीतम शिल्प कला। क्या है, पीतल शिल्प क्लस्टर। ठीक है, पीतल शिल्प क्लस्टर कहाँ है, टीकमगढ़ में। फर्नीचर क्लस्टर कहाँ है, ये कहाँ है साथियों, इंदौर में। और रंगसावा कहाँ है, ये भी इंदौर में है। और यहाँ क्या है साथियों, टॉय क्लस्टर। क्या है, टॉय क्लस्टर है। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 पर लाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। जुलाई 2024,
सितंबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 पर लाने का लक्ष्य कब तक का प्राप्त है साथियों, बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका लक्ष्य था दिसंबर 2024। जी हाँ, दिसंबर 2024 तक इसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं। जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए दिया गया? 5 वर्षों, 15 वर्ष अथवा 8 वर्ष, 10 वर्ष। कितने वर्ष के लिए दिया गया था साथियों? तो ये दिया गया था 10 वर्ष के लिए। कब तक के लिए दिया गया था? 10 वर्ष के लिए। प्रथम कब दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। आगे चलते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान रांची, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र श्रीनगर। सही युग्म क्या है साथियों, जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही युग्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है? जोधपुर है। तो बाकी के देखते हैं। तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है साथियों? तो ये है कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो ये है शिमला में। कहाँ है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र? शिमला में। क्लियर है आप सभी को? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, चावल अनुसंधान केंद्र कटक, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। क्लियर। आगे चलते हैं। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी और मिनरोलॉजी। क्या बोला जाता है शैवालों के अध्ययन को? जल्दी से बताइए साथी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं साथियों, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो माइकोलॉजी किसको कहते हैं? कवकों के अध्ययन को। कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। पोमोलॉजी किससे बोल देते हैं? फलों के अध्ययन को। और साथियों मिनरलॉजी किसे बोलते हैं? तो ये खनिजों के अध्ययन को। मिनरलॉजी खनिजों के अध्ययन को बोला जाता है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था ने देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा विकसित किया? पहला टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र। कौन सा पहला रिएक्टर अप्सरा विकसित किया था साथियों? तो किसने किया था? बार्क ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने ये कब किया गया था? 1956 में। कब किया? 1956 में। और साथियों इसी ने 1985 में क्या किया था? तो ध्रुव और सारस इसे विकसित किया था। ध्रुव और सारस कब विकसित किया? 1985 में। आगे चलते हैं। देश की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र, ATGM, नाग, पिनाका, रुद्रम। क्या है स्वदेशी एंटी रेडिएशन का नाम साथियों? क्या है? रुद्रम है। आगे चलते हैं। किसके द्वारा ये किया गया था? DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्लियर। आगे चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन की निष्क्रियता के कारण चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है? हिपेरिन, टोनोप्लास्टर, लाइकोपीन और सीमोसाइसिन। किसके कारण साथियों? तो ये होता है हिपेरिन के कारण। किसके कारण होता है? हिपेरिन के कारण। आगे चलते हैं। किस शर्करा को टेबल शुगर भी कहा जाता है? पहला माल्टोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा फ्रक्टोज। टेबल शुगर किसे कहा जाता है? तो साथियों, टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रक्टोज होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा देने वाली माल्टोज। ऊर्जा वाली, सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा माल्टोज होती है। सुक्रोज क्या होती है? टेबल शुगर होता है। और फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस 19 मई, 19 जून, 19 अप्रैल, 19 जुलाई। कब मनाया जाता है? तो साथियों, ये मनाया जाता है 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ठीक है, किस वर्ष राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 2005, 2013, 2014, 2018। कब किया गया था किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ? तो साथियों, ये किया गया था 2014 में। कब किया गया? 2014 में। 2005 की बात करें तो यब किया गया था यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत 2005 में। 2013 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। और 2018 में आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब? 2018 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, टाइगर प्रिंसेस के नाम से प्रसिद्ध है। टाइगर प्रिंसेस के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? गौरी शुक्ला, लतिका नाथ, मेघा दुबे, आरती शर्मा। तो साथियों, किसे जाना जाता है? लतिका नाथ को जाना जाता है। यह उपलब्धि इन्हें कब मिला साथियों? तो ये है 2018 में मिला था। ठीक है, कब मिला? 2018 में। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला पुंगा घाटी, ग्रेट निकोबार, शांत घाटी, लक्षद्वीप। क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है शांत घाटी। ये कहाँ है? केरल में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? रेखा शर्मा, अवनी चौहान, सालिजा धामी और सुमन कुमारी। कौन बनी है बीएसएफ की पहली स्नाइपर? तो साथियों, कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है साथियों? सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। आगे चलते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है?
42, 32, 52, 22। क्या है स्थान भारत का? तो साथियों भारत के स्थान है 42। आगे चलते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय शर्मा, अजय खान विलकर, स्वाति देसाई, मनोज शर्मा। तो साथियों किसे किया गया है? तो अजय खान विलकर को। किसे? अजय खान विलकर को। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो ये कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में स्थित है। आगे चलते हैं। श्री ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री 2024 सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया गया? कला, साहित्य व शिक्षा, खेल, विज्ञान। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? किसे? ओम प्रकाश शर्मा को। तो साथियों किस क्षेत्र में दिया गया था? कला में दिया गया था। कहाँ से निवासी हैं ये? तो कहाँ के निवासी हैं ये? उज्जैन के। पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? तो आपको 2024 में इन्हें पता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, दूसरा, प्रथम, चौथा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? तो मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। क्रांति सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गुना, राजगढ़, शिवपुरी, खरगोन। कहाँ किया जाएगा साथियों? तो आपका सही आंसर क्या होगा? खरगोन में किया जाएगा। आगे चलते हैं। बिक्सबी निम्न में किसके द्वारा विकसित एआई वर्चुअल असिस्टेंट है? एप्पल, सैमसंग, नोकिया, गूगल। किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सैमसंग के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 2017 में किया गया है। अन्य क्या है इसमें? अन्य और कौन कौन सा किया है? तो सीरी को किसने किया है साथियों? एप्पल ने। सीरी को किसने? एप्पल को। एलेक्सा को किसने किया है? अमेजॉन। किसने? अमेजॉन ने। सीरी, एप्पल, एलेक्सा, अमेजॉन और बिक्सबी सैमसंग। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं, इससे संबंधित मत भूलिएगा साथियों आप लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला साइबर कानून जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1980। ठीक है, इसको कट कर देना। एक सेकेंड देख ले रहा मैं क्या होगा। हाँ, 1998। जीरो को आप हटा देना, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे आपको काट के इसको लिख दे रहा 1998। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी 1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008। कानूनी ढांचा किसके अंतर्गत दिया गया साथियों? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रावधान क्या थे?
प्रावधान की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कानूनी मान्यता। दूसरा, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मानना। और साथियों, साइबर अपराध के लिए न्याय व्यवस्था। और कई सारे इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे, अभी तो आप ये 3 ही जानिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत नेट परियोजना का पुराना नाम क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर फाइबर ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑनलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। भारत नेट परियोजना का पुराना नाम क्या था साथियों? तो भारत नेट परियोजना कब लॉन्च की गई थी? 2011 में। और नाम क्या है था इसका? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये था। ये नाम कब रखा गया? तो ये 2015 में इसका नाम रखा। कब नाम रखा गया था? 2015 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर में फाइलों को स्टोर करने में कितनी मैक्सिमम स्टोरेज दिया गया है? पहला 1 GB, 20 MB, 10 MB, 50 MB, कितना दिया गया है साथियों? अच्छा, शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, स्टोरेज कितना दिया गया है साथियों? तो 1 GB। कितना दिया गया है? 1 GB दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा रोबोटिक्स में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जा रहा है? पहला रोबोट प्रोग्राम, कॉक्स इनोवेशन रोबोट, और टेक्नोसिक यन रोबोट। क्या होगा साथियों? तो टेक्नीशियन रोबोट होगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2019 से। आगे चलते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो यूपीआई का पहला ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरचेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। यूपीआई तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और ये स्टार्ट कब से की गई थी? तो 2016 से यह प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? कस्टमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, और बिजनेस टू बिजनेस। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है साथियों? तो बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात B2B। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पी प्रकार के अर्धचालकों में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान, सिलिकॉन व फास्फोरस, बोरान व सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। ओरबिटा का संबंध किससे है? ओरबिटा का संबंध किससे? रंगीन टीवी प्रसारण केंद्र, त्रियामी टेलीविजन नेटवर्क, सैटेलाइट टेलीविजन का प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क, और इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है साथियों? तो इसका संबंध है सैटेलाइट टेलीविजन का प्रथम नेटवर्क से संबंधित है। यह कब लॉन्च हुआ? 1669 में। किसके द्वारा? सोवियत संघ में।
सोवियत संघ में 1667 में इसे बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण डुप्लेक्स विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? पूर्ण डुप्लेक्स किसके लिए की जाती है प्रयोग? साथियों जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है सूचना व डाटा का एक साथ दोनों दिशा में संप्रेषण करना। दूसरा, एक बार में एक ही दिशा में सूचना प्रेषित करना। तीसरा, ए और बी दोनों। और साथियों चौथा, ए तथा बी दोनों गलत। तो क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा सूचना एवं डाटा का एक साथ दोनों दिशा में संप्रेषण करना। सूचना और डाटा को दोनों को एक ही दिशा में दोनों दिशा में संप्रेषित करना। ठीक है, पूर्ण डुप्लेक्स। अगला, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन कराना है। उरांग, ढोमकोरिया, मुंडा, गटियोरा, भारिया, रंगभंग और मुड़िया धांगरवासा। तो बताइए असत्य कथन कौन सा है साथियों? तो साथियों देखिए, उरांग का क्या है? ढोमकोरिया है। ठीक है, मुंडा का क्या है? गटियोरा है। और भारिया का क्या है? रंगभंग है। भारिया क्या है? रंगभंग है। और साथियों मुड़िया का क्या है? धांगरवासा नहीं। तो मुड़िया का क्या है जल्दी से बताइए? घोटुल है। क्या है? घोटुल। ये युवा ग्रह है। और किसका है ये? तो ये गोंड का भी है। किसका है साथियों? गोंड का है। तो बोलेंगे धांगरवासा किसका है साथियों? तो धांगरवासा भुइया का है। भुइया का क्या है? धांगरवासा है। मुड़िया का क्या है? घोटुल। और गोंड का भी क्या है? घोटुल है। भारिया का है रंगभंग। मुंडा का है गतियोरा। और उरांग का है धूम कोरिया। उरांग का क्या है? ढोम कोरिया। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय के गठन का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल? पहला है 330 में। दूसरा है 343 डी में। दूसरा है 371 एक में। और साथ ही चौथा है 164 एक में। किसमें किया गया है? मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन। तो साथियों ये किया गया है अनुच्छेद 164 एक के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है, झारखंड में किया गया है, और साथियों उड़ीसा में कहाँ किया गया? कहाँ कहाँ? उड़ीसा में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्यता दी गई? कितने को? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 51 और चौथा ऑप्शन है 50। कितने को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति घोषित की है साथियों? तो देखिए, विमुक्त जनजाति कितने हैं साथियों? 21। विमुक्त जनजाति कितनी हैं? 21। एवं घुमंतु और अर्ध घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कितनी जनजाति हैं? 30 हैं। और विमुक्त जाति कितनी है? जनजाति कितने? 21। अर्थात दोनों को मिला कितने हो जाएंगे? 51। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और ये दिवस कब मनाया जाता है? 2011 से इसका चालू हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प व वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? लोहास्टी, कंजर, कालबेलिया और कबूतरा। कौन सी जनजाति है साथियों?
तो साथियों आपका सही आंसर होगा कालबेलिया। जी हाँ, कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया, इसकी संस्थापक कौन है? संस्थापक है गुरु कानिफनाथ। गुरु कानिफनाथ के यहाँ साथियों संस्थापक है, और यहीं से क्या हुआ है, विश्व भर में हस्तशिल्प व वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गुरु कानिफनाथ। और इन्हीं से ये जाति का या किस जाति के संस्थापक हैं? तो ये कालबेलिया जनजाति के संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओडक अटक गोत्र कुल किस जनजाति में सामाजिक संगठन के रूप में है? पहला बैगा, दूसरा है भील, तीसरा है कोरकू, चौथा है गोंड। तो आडेख अटक गोत्र कुल किस जनजाति के सामाजिक संगठन के रूप में है साथियों? तो बताइए किस जनजाति में है? तो साथियों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ये भील जनजाति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भील जनजाति से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर बैगा विकास अभिकरण स्थित नहीं है? किस स्थान पर बैगा विकास अभिकरण स्थित नहीं है? पहला मंडला, दूसरा बालाघाट, तीसरा उमरिया, चौथा सिंगरौली। कहाँ बैगा विकास अधिकरण नहीं है साथियों? तो साथियों कहाँ नहीं है? सिंगरौली में है। मंडला, बालाघाट और उमरिया, ये तीनों जगह बैगा विकास अधिकरण स्थित है, परंतु सिंगरौली में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नवई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड, भील, बैगा, भारिया। नवई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नवई क्या होता है साथियों? नए अनाज के आने पर प्रथम उपयोग। नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है। नवई क्या है? नए अनाज आने का, नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है क्या? नवई। और ये किस जनजाति द्वारा है साथियों? तो ये है आपका भील जनजाति। किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भैरूगढ़ शिल्प का संबंध किस स्थान से है? पहला उज्जैन से, दूसरा रतलाम से, तीसरा महेश्वर से, चौथा इंदौर से। प्रसिद्ध भैरूगढ़ शिल्प का संबंध किस स्थान से है? तो साथियों इसका संबंध किससे है? उज्जैन से। कहाँ से संबंध? उज्जैन से इसका संबंध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबरी कुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? सबरी कुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? पहला छिप्रा, दूसरा चंबल, तीसरा बेतवा, चौथा नर्मदा। सबरी कुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है साथियों? तो आपका पहल क्या होगा साथियों? किस नदी के तट पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर किया जाता है साथियों। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है सबरी कुंभ? तो ये है जिला या फिर क्षेत्र आपका अनूपपुर। कौन सा है? अनूपपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है? बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पहला जगनिक, दूसरा ईसुरी, तीसरा घाघ, चौथा सिंगाजी। साथियों कौन प्रसिद्ध है शिखर पुरुष के रूप में? तो कौन है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? ईसुरी। ईसुरी हैं। इन्हें साथियों और क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड के जयदेव नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ईसुरी को जाना जाता है, ईसुरी। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है? पहला ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण, तीसरा है कौशतकी ब्राह्मण और चौथा गोपत में। किस में मिलता है साथियों? तो बताइए किस में मिलता है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो साथियों, आपका सही आंसर क्या होगा? सतपथ में। किस पे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी में साथियों नारी को अर्धगिनी कहा गया है। नारी को क्या कहा गया है? अर्धगिनी कहा गया है। और जल प्लावन की कथा का उल्लेख है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे चलते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। किस में मिलता है इसका उल्लेख साथियों? तो ये मिलता है आपके अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जिसमें क्या विभेद है? जैसे साथियों रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीत, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। समन्वय तथा राजभक्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बल्लाल सेन। कौन है साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। बीज गणित के क्षेत्र के योगदान के लिए कौन जाना जाता है? तो साथियों आप सॉरी, आपका सही आंसर क्या होगा? भास्कर। जी हाँ, भास्कर जी को जाना जाता है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, या फिर परगना सूबा सरकार। तो क्या है साथियों? तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर परगना सरकार सूबा। क्या होगा? परगना सरकार सूबा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित मराठा वीरांगना में से किसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? पहला अहिल्याबाई ने, मुक्ताबाई ने, ताराबाई ने, रुक्मणीबाई ने। किसने किया था साथियों? तो आपका सही आंसर होगा क्या किया था? किसने किया था? ताराबाई ने किया था। किन्होंने किया था? ताराबाई ने। ठीक है। ये किनकी पत्नी थी? तो राजा राम की। किनकी? राजा राम की। इनका कार्यकाल कब से कब तक था ताराबाई के साथियों? 1700 से 1707 के मध्य था। इनके पुत्र कौन थे साथियों? शिवाजी द्वितीय। कौन थे? शिवाजी द्वितीय थे। ताराबाई को और क्या बोलते थे साथियों? तो ये एक तेजस्विनी महिला थी। कौन थी? तेजस्वी महिला थी। और इनका विजय क्या था? विजय अभियान साथियों। तो इन्हें रायगढ़, सतारा,
सिंगर, यहाँ सभी इन्होंने क्या किए था, विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, पहला सर विलियम जोन्स, बिलिंग्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है साथियों? तो सर विलियम जोन्स है। कौन है? सर विलियम जोन्स है। कब इसकी स्थापना की थी? 1784 में। 1784 ईस्वी में किया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक ऐतिहासिक, एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी तथा विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन करना। क्या है? साहित्य का अध्ययन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर नारायण, जमनालाल बजाज। किसने दिया गया था साथियों? तो साथियों किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। किसने दिया था? कार्यकारी परिषद शंकरन नायर ने दे दिया था। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं का अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल का विरोध। कूट पहला है 1324, 3124, 1342, 3142। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, आप सबको पता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था साथियों? 1942 में, ये भी आपको पता है। ठीक है, और INS मुकदमा ये कब चला था? 1945 में चला था। और रॉयल इंडियन नेवल का विद्रोह कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 1946। अनुक्रम मतलब बढ़ते हुए बताना। सबसे पहले कौन सा हुआ? 1940 हुआ, फिर 1942, फिर 1945 और साथ ही 1946। तो देखिए पहला है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है। मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? निहार रंजन से रे ने, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, वरेंद्र कुमार घोष ने। किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? तो साथियों ये की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। कब की थी? 1907 में। कब आयोजित की थी इसका गठन? 1907 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन है, अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, कौन सा? अवनाद शतक, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, मिलिंद पन्ह और दीपवंश। तो कौन सा है साथियों जिसमें ये सब मिलता है? तो साथियों ये सब आपका आंसर होगा अवनाद शतक। जी हाँ, अवनाद शतक है। और यह पुस्तक
10 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में विभक्त साथियों? 10 वर्गों में, जिसमें 10 अलग अलग कथाएं, जिसमें 10 क्या हैं? अलग अलग कथाएं हैं साथियों। इनमें 10 अलग अलग क्या हैं? कथाएं हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक को पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा है? भत्ताक, शिलादित्य, दिवाकर्मिर। साथियों 3 ही ऑप्शन है, आप 3 में ही बताइए। ठीक है, क्या होगा जल्दी से आप बताइए। चीनी यात्री, इन्हीं 3 पे ही आपका आंसर है, एक ऑप्शन नहीं है। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? शिलादित्य। क्या होगा? शिलादित्य। चीनी यात्री से हेनसांग ने किस शासक को पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा? तो शिलादित्य को कहा था। आगे चलते हैं। देवगढ़ में गौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राजा जातव, यादव राय, वामराज और नतुल। देवगढ़ के गौड़ वंश का संस्थापक कौन है साथियों? तो वहाँ के संस्थापक हैं राजा जातव। कौन है संस्थापक? राजा जातव है। और राजधानी क्या है साथियों? तो राजधानी देवगढ़। देवगढ़ राजधानी क्या है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है साथियों? तो छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी? झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी? पहला उज्जैन, दूसरा जबलपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा सिवनी। तो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी? तो साथियों झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये हुई थी जबलपुर से। कहाँ से हुई थी? जबलपुर से हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 1923 में। कब हुई थी साथियों? जनवरी 1923 में। नेतृत्व करता कौन कौन है? नेतृत्व किसने किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, देवदास गांधी, रामगोपालाचारी। इन सभी ने क्या किया था? झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? जनवरी 2023 में किया था। कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? जबलपुर में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर किस शैली में निर्मित है? भोजेश्वर महादेव मंदिर किस शैली में निर्मित है साथियों? द्रविड़ शैली, बेसर शैली, भूमिजा शैली और खजुराहो शैली। तो किस शैली में है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। स्थान तो आपको पता है भोजपुर में है। निर्माण किसने कराया था साथियों? निर्माण इसका किसने कराया था? तो राजा भोज ने। किसने कराया था? राजा भोज ने। निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने कराया था। और साथियों ये कहाँ है? जल्दी से बताइए किस शैली में है? तो ये है भूमिजा शैली में। किस शैली में है? भूमिजा शैली में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला है, बैगा को धरती पुत्र या बिछवार कहते हैं। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्री को सुहाग की निशानी के रूप में कदरी नामक आभूषण धारण करना अनिवार्य है। बैगाचक का अधिकांश भाग दिंडौरी जिले में आता है। या बिछवार बैगा की उपजाति है। साथियों असत्य कथन बताना है। क्या होगा आपका असत्य कथन? साथियों देखते हैं, आइए देखते हैं। बैगा को धरती पुत्र या बिछवार कहते हैं साथियों। तो ये तो सही, अर्थात ये सही है। बिछवार तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में कदरी नामक आभूषण पहनते हैं साथियों। तो कदरी नामक आभूषण नहीं है। क्या है आपका? तरकुल आभूषण। क्या है? तरकुल आभूषण। कौन सा आभूषण साथियों?
तरकुल, आभूषण और बैगाचा का अधिकांश भाग डिंडौरी जिले में आता है। ये भी सही, मतलब असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य कथन होगा। आगे चलते हैं। कोहबर लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? निमाड़ से, बुंदेलखंड से, बघेलखंड और मालवा। कोहबर लोक चित्रकला का संबंध किससे साथियों? तो इसका संबंध है बघेलखंड से। ये क्या है? तो यह एक वैवाहिक अनुष्ठान चित्र है। क्या है? एक वैवाहिक अनुष्ठान चित्र है। इसमें क्या होता है साथियों? नैसर्गिक रंगों का प्रयोग। इसमें नैसर्गिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बघेलखंड की लोक चित्रकला है और साथियों यह एक वैवाहिक अनुष्ठान चित्र है। क्लियर है? आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, साहित्य देवता किस साहित्यकार की रचना है? साहित्य के देवता किस साहित्यकार की रचना? पहला माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। किसकी है साथियों? साहित्य देवता किस साहित्यकार की रचना है? तो साथियों ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। किनकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और कई सारे रचना, मैं 2-3 आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक है पुष्प की अभिलाषा। साहित्य देवता तो आपको पता ही है, वही तो पूछा है क्वेश्चन में। दीप से दीप जले, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी है तो हिम किरीटनी। ये सब इनकी रचना है और कई सारे रचनाएं हैं। आप लोग सब देखिएगा, रचना एक न एक रचना पूछता है तो रचना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा साथियों। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अपने जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा किला जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध है? पहला अजयगढ़ का किला, दूसरा रायसेन किला, तीसरा गिन्नौरगढ़ का किला और चौथा है साथियों धार का किला। शिल्प कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा किला साथियों? तो जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा किला प्रसिद्ध है अपने जल प्रबंधन हेतु? तो साथियों जल प्रबंधन के लिए रायसेन का किला प्रसिद्ध है। कौन सा किला? रायसेन का किला। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है साथियों? तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरी, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है ओरछा। कहाँ है चित्रगुप्त मंदिर? तो साथियों ये है कहाँ? खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित। कौन सा मंदिर साथियों? चित्रगुप्त मंदिर। कहाँ है? खजुराहो में। किसको समर्पित है? सब सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था? क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक रामनगर ने, घोड़ा डोंगरी ने से, रामनगर से, घोड़ा डोंगरी से, बड़वाह से, सेंधवा से। कहाँ से किया था साथियों? भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो साथियों सेंधवा। सेंधवा कहाँ है? बड़वानी। और साथियों इन्हें क्या बोला जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। भीमा नायक को क्या बोला जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, कयाल क्या है साथियों? कयाल क्या है? पहला तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़ है या फिर केरल की लैंगून है। तराई क्या है बताइए साथियों? तराई क्या है? तो तराई क्या है? यह एक केरल के लैगून झील है। क्या है? केरल का लैगून झील है, जिसे क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। आगे चलते हैं।
मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनंदी मैदान का और जलोढ़ मृदा का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है साथियों? तो साथियों ये किसका उदाहरण है? तो ये है सरोवरी मैदान का। किसका उदाहरण है? ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। आगे चलते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए और भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। केरल का कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो भारत का कुट्टानाडु, केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई साथियों 4 से 12 फीट, 4 से 12 फीट है। आगे चलते हैं। सागौन तथा साल, सागौन तथा साल किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? पहला उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और पर्वतीय वन। सागौन और साल किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो देखते हैं। सागौन और साल साथियों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। साल व सखुआ, ठीक है, इसकी लकड़ी भूरे रंग की कठोर एवं टिकाऊ होती है साथियों, ये तो आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? दल्ली राजहरा, लौह अयस्क, राखा, तांबा, नीलौर, मैग्नीज, अमरकंटक, बॉक्साइट सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है साथियों? नीलौर। नीलौर किससे संबंधित है? ये मैग्नीज से नहीं साथियों, किससे संबंधित है? तांबे उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ है? तो साथियों ये है आपका, कहाँ स्थित है ये? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का क्या उदाहरण? आलू और धान, गेहूं और सरसों, कपास और गेहूं, ज्वार और आलू। क्या है साथियों समानांतर फसल का उदाहरण? तो साथियों समानांतर फसल का उदाहरण गेहूं और सरसों। जी हाँ, समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं और सरसों है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पविक तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल तट, मन्नार तट, खंभात तट और उत्तरी सरकार तट। साथियों क्या है आपका सही आंसर? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। साथियों आपका सही आंसर है खंभात तट। जी हाँ, खंभात तट आपका सही आंसर। आगे चलते हैं। भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? तो साथियों ये है आपके हैदराबाद में। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही क्रम 2011 के अनुसार: बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। और साथियों चौथा है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व। तो कहाँ कितना था साथियों? तो देखते हैं बिहार में कितना था। तो बिहार में साथियों 1106 था।
प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, यहाँ सा 1028 था। केरल में कितना था साथियों? 860 था। और उत्तर प्रदेश यूपी का था साथियों 829। ये किसके हिसाब से था? 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, जनगणना अनुसार 2011 के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में 3 उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोकर तट, मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट। ये 3 नहीं है ना साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून से, ये 3 गलत आ गया। तो क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। कहाँ होती है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो साथियों ये होती है कोरोमंडल तट में। जी हाँ, कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और लौटते मानसून से वर्षा नवंबर दिसंबर में होती है। कहाँ होती? इसी में कहाँ? लौटते मानसून से वर्षा कब होती है? नवंबर दिसंबर में। कब होती है साथियों? नवंबर दिसंबर में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा भारत में वार्षिक वर्षा में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है, जिसका योगदान कितना रहता है? 20% रहता है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। मालवा पठार के बारे में आपको विचार करना है। पहला है, मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। दूसरा, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। तीसरा, मालवा पठार में 30 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तथा 27 डिग्री 20 से 78 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक है, यानी उसका विस्तार बोला है। खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र। आपको सत्य कथन बताना है। पहला है पहला और दूसरा सही है। दूसरा है 1, 2 और 3 सही है। तीसरा है 1, 2 और 4 सही है। और साथियों चौथा है 2 और 3 सही। तो क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए कौन कौन से कथन आपके सत्य है साथियों। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोला है, मालवा पठार का धार पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है साथियों, तो ये तो सही है। दूसरा क्या बोला, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार। हाइट कितनी है साथियों इसकी? तो 881 मीटर। ठीक है। दूसरा है जाना पाओ। ठीक है, जाना पाओ, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। और साथियों तीसरी है धजारी। धजारी कितना है? 810 मीटर। और ये तीनों ही साथियों कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तीनों ही इंदौर में स्थित है। आगे देखते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कथन। तीसरा, मालवा का पठार 30 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8, तो साथियों ये गलत है। मालवा का पठार का विस्तार 22 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो 23 नहीं है, कितना है? 22 है, अर्थात ये तो गलत हो गया। खनिज दृष्टि से संपन्न साथियों, खनिज तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि मालवा का पठार का निर्माण किससे? ज्वालामुखी उद्भेदन से। और जहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन होगा साथियों, वहाँ क्या मिलेगा? खनिज तो कुछ मिलेगा ही नहीं, अर्थात ये भी गलत है। मतलब पहला कथन और दूसरा सही किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। पहला और दूसरा सत्य है, बाकी दोनों तीसरा चौथा क्या है? असत्य। तो अपन को बताना था क्या? सत्य कथन। तो सत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
आगे चलते हैं। संकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती? संकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती? पहला जबलपुर, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा बालाघाट, चौथा बैतूल। तो साथियों संकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पाई जाती है जबलपुर में। ठीक है। बालाघाट में क्या पाई जाती है साथियों? तो चिल्पी। बालाघाट में क्या पाई जाती है? चिल्पी। छिंदवाड़ा में क्या पाई जाती है साथियों? तो छिंदवाड़ा में जल्दी से बताइए, सौंसर। सौंसर से। ठीक है। सकोली कहाँ? जबलपुर में, छिंदवाड़ा में सौंसर और बालाघाट में चिल्पी श्रेणी पाई जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के तापमान से संबंधित सत्य कथन का चयन। तापमान से संबंधित पहला, मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमान उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता और औसत तापमान है, बढ़ता औसत तापमान है। ठीक है। तीसरा, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान अप्रैल माह में होता है। चौथा, प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च में होता है। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, क्योंकि सर्वाधिक तापमान किस माह में रहता है? मई में। सर्वाधिक तापमान किस माह में रहता है साथियों मध्य प्रदेश में? मई में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, क्योंकि असत्य कथन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी की टापू किस नदी पर निर्मित है? सर्वाधिक मिट्टी की टापू किस नदी पर निर्मित है? पहला है बेतवा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है चंबल, चौथा है ताप्ती। सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी पर स्थित है साथियों? जल्दी से बताइए किस नदी पर स्थित है? तो साथियों किस नदी पर है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है साथियों? तो बैतूल जिले के मुल्ताई से। बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ठीक है। प्रवाह किधर है साथियों इसका? प्रवाह धारा की दिशा या फिर धारा का प्रवाह किधर है? तो पूर्व से पश्चिम। किसके समांतर? नर्मदा नदी के समांतर। और साथियों यह सतपुड़ा और अजंता के मध्य विभाजक है। विभाजक है या फिर बोल सकते हो सतपुड़ा और अजंता को अलग करती है। क्लियर? और इसके बाद देखिए ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 724 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से साथियों? बुरहानपुर और सूरत। बुरहानपुर और सूरत इसके किनारे बसे शहर हैं। किसके? ताप्ती नदी के किनारे। क्लियर है? आगे चलते हैं। और ये इसका अब पूर्व से पश्चिम मतलब इसका साथियों समागम तो कहाँ होते? कच्छ के रन में। और साथियों कच्छ का रन नहीं रहा तो क्या बोलेंगे आप? अरब सागर में। ठीक है। तो इसका समागम होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है सूची फर्स्ट, एक साइड है सूची सेकंड। तो अब बताना है फूड क्लस्टर करमदी, अपीरल क्लस्टर गदईपुरा, नमकीन एवं एलाई इड बड़ौदी और रेडीमेड गारमेंट पार्क विजयपुर। पहला ऑप्शन है 2 3 4 1, 3 1 4 2, 3 4 1 2 और 2 1 4 3। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर?
जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। फ्रूट फूड क्लस्टर, फ्रूट क्लस्टर कहाँ है साथियों? तो ये है बड़ौदी में। कहाँ है? पहले तीसरा किस में साथियों? दूसरे में है और तीसरे में है। ठीक है, क्लियर। अपीरल अपीरल क्लस्टर, अपीरल क्लस्टर कहाँ है साथियों? बीजयपुर, बीजयपुर कहाँ है? इंदौर में। बरौदी कहाँ है साथियों? शिवपुरी में। तो बरौदी फूड क्लस्टर ठीक है। अपीरल क्लस्टर चार, चार किस पे? ऑप्शन नंबर सी में, बी भी गलत। अर्थात अब देखते हैं, नमकीन एवं एलाइड वुड कहाँ है? करमदी, करमदी कहाँ है साथियों? रतलाम। और रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ है? गदईपुरा, गदईपुरा कहाँ है साथियों? ग्वालियर में। गदईपुरा कहाँ है? ग्वालियर में। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? पीथमपुर धार, मनेरी मंडला, मंडीदीप, रायसेन, इटारसी, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों पीथमपुर धार। जी हाँ, पीथमपुर धार में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों के साथ सही सम्मिलित करें। बगदारा अभ्यारण्य इंदौर, सैलाना अभ्यारण्य सीधी, घाटी गांव अभ्यारण्य रतलाम और राला मंडल अभ्यारण्य ग्वालियर। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 1 3 2 और 3 4 2 1। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों, बगदारा कहाँ है साथियों? तो बगदारा कहाँ है? सीधी में है। सैलाना कहाँ है साथियों? रतलाम में है। क्लियर। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में है। और आपका राला मंडल कहाँ है? इंदौर में। किस ऑप्शन में है? 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट, 400 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 350 मेगावाट। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? तो साथियों इसका उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। कितना है? 520 मेगावाट है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका गांव के निर्माणाधीन है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी साथियों इसकी उत्पादन क्षमता? 1400 मेगावाट, 1300 मेगावाट, 1250 मेगावाट या फिर 1350 मेगावाट। कितना होगा साथियों? इसका उत्पादन क्षमता होगा 1400 मेगावाट। कितना होगा? 1400 मेगावाट। क्लियर है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैविक कृषि नीति कब लागू हुई? मध्य प्रदेश राज्य जैविक कृषि नीति कब लागू? 2 जुलाई 2010, 5 जुलाई 2005, 2 जुलाई 2011 और 6 जुलाई 2011। मध्य प्रदेश राज्य जैविक कृषि नीति कब लागू हुई थी साथियों? तो ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 2 जुलाई 2011 को। कब हुई थी? 2 जुलाई 2011 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किस बैठक में हुआ था? दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, पांचवी बैठक। साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किस बैठक में हुआ? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो साथियों सही क्या है आपकी? दूसरी नहीं। किस बैठक में हुई थी? तीसरी बैठक में। किस बैठक में हुई थी? तीसरी में। ठीक है ना,
किस बैठक में? तीसरी बैठक। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946 में। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा पहले थे, ठीक है, और ये दूसरे थे। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसकी घोषणा राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भूभाग में कर सकता है। दूसरा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल में की लिखित संतुष्टि पर करता है। तीसरा, यह संसद द्वारा अनुमोदित होता है। और चौथा, इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। आइए देखते हैं क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। निश्चित समय सीमा निर्धारित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है साथियों किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन साथियों? तो साथियों, इसका हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत अंतर्गत 1956 के अंतर्गत संसदीय कानून द्वारा। क्लियर है? अर्थात कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। कौन सा आंसर सही होगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। संविधान के स्रोत व उसकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। फ्रांस, प्रस्तावना के न्याय का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका, राज्यभाषा के सदस्यों का नामांकन। आयरलैंड, राज्यभाषा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। और ऑस्ट्रेलिया से भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। कौन सा कथन सत्य है साथियों? आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तब तो आप लोग बताएंगे। तो साथियों, आयरलैंड से क्या लिया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से। सॉरी दोस्तों। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और क्या लिया गया है साथियों? यहीं से मूल कर्तव्य लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है?
राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। और क्या लिए गए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये कहाँ से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले व्यापार वाणिज्य व समागम, व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा, समवर्ती सूची। तीसरा, संसद की संयुक्त बैठक। ये सब कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं साथियों कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रांस प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है साथियों, प्रस्तावना न्याय आदर्श रूस, मतलब ये तो गलत है। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, ये भी गलत। तीसरा, आयरलैंड में राज्य के लिए सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है साथियों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी गलत। ऑस्ट्रेलिया से कह रही है भारत में संपूर्ण में व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, और दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके। क्या करते हैं साथियों, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों कहाँ लाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो पहले लाया जाता है केवल राज्यसभा में, किसके आर्टिकल 67 अनुसार, आर्टिकल 67 अनुसार राज्यसभा में लाया जाता है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, 153, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है साथियों, तो अनुच्छेद 164 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे, सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे साथियों। पहला, कुंजीलाल दुबे, तेजलाल तेभरे, रामकिशोर शुक्ल और ईश्वरदास सोढ़े। सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे साथियों, सब लिख से कमेंट करिए आप लोग। तो साथियों सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तेजलाल तेभरे। जी हाँ, तेजलाल तेभरे सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। पहला, पीवी दीक्षित, दूसरा श्री केसी रेड्डी, तीसरा डॉक्टर भाई महावीर, चौथा श्री आनंदीबेन पटेल। कूट है साथियों, पहला ऑप्शन है 1 व 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 व 4 और चौथा है 1 व 4। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कौन कौन कर चुका है साथियों,
कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर, कमेंट करिए आप लोग। तो साथियों देखते हैं कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में। कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में तो सबसे पहले कौन थे साथियों, पीवी दीक्षित। दूसरा कौन है, जीपी सिंह। तीसरे कौन थे साथियों, एनडी ओझा। चौथे कौन थे साथियों, कृष्ण मोहन सेठ। फिर कौन थे साथियों, आनंदी बेन पटेल। ये सब क्या रह चुके हैं साथियों, कार्यवाहक राज्यपाल। क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक राज्यपाल। तो पूछा है कौन रह चुके हैं साथियों, पहले देखते हैं। आपके पीवी दीक्षित रह चुके हैं साथियों, रह चुके हैं। केसी रेड्डी है साथियों, नहीं है, मतलब गलत। एनडीओ फिर डॉक्टर भाई महावीर हैं साथियों, नहीं है, ये भी गलत। फिर क्या, आनंदीबेन पटेल, तो हैं साथियों, अर्थात ये सही। मतलब पहला कथन और चौथा कथन आपका सही। पहले ऑप्शन में है, नहीं है। दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पंचायत राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था साथियों। पहला, अशोक मेहता समिति। दूसरा, कांसी प्रसाद पांडे समिति। तीसरा, चौबे समिति। और साथियों चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो साथियों यह कांसी प्रसाद पांडे समिति, जी हाँ, कांसी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, क्या, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। पहला है 10वीं विधानसभा, दूसरा है 11वीं विधानसभा, तीसरा है 12वीं विधानसभा और साथ ही चौथा ऑप्शन है 13वीं विधानसभा। किस विधानसभा के अंतर्गत उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी साथियों। कमेंट करिए साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के साथियों, इसी के बाद ये भी सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा। कमेंट करिए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों देखते हैं क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों ये थी 12वीं विधानसभा, जी हाँ 12वीं विधानसभा के अंतर्गत। कब था 12वीं विधानसभा, 2003। 12वीं विधानसभा 2003 के अंतर्गत उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा साथियों, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और साथियों इस सेशन से संबंधित आपको यदि PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथियों आप हमारे चैनल को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें करिए, ताकि आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारा ये प्रयास उन तक पहुँचे, ताकि उनके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। कई सारे उनको फैक्ट जानने को मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगे। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही नए FLT के लिए नए प्रश्नों के साथ
जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे सीरीज आपके लिए जल्द ही लाई जाएगी। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।